गुड मॉर्निंग। एक बार आवाज बता दें। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? हाँ, एक बार वॉइस कंफर्मेशन दे दीजिए। ओके है, चलो ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कमेंट का आपका ये सामने रख लेता हूँ, है ना, फिर डिस्कस करते हैं। आज आपके इम्पोर्टेंट जो है संगठन को जो है डिस्कस करना था। वीडियो वगैरह सब क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो आज बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो तीनों टॉपिक एग्जाम ऑफ पॉइंट से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा पढ़ना हमने विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों के पर्पस देखते हैं। दरअसल जब आप पीसीएस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता था कि भाई ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं, ये जो है क्या करते हैं, विकासशील देशों का शोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका इतना लेना देना नहीं है। यहाँ सीधे सीधे से लेना देना यह है कि इनकी स्थापना कैसे कैसे हुई और ये वर्क या फंक्शन कैसे कैसे करते हैं, तो वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका लेना देना बाद में था। इससे पहले गैट आया था, तो गैट की भी बात करेंगे। पहले इन दोनों को जान लेते हैं, फिर गैट और डब्ल्यूटीओ को एक साथ जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की जो परिकल्पना की गई थी, ध्यान रखिएगा, स्थापना की परिकल्पना, एक सम्मेलन होता है 1944 में। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड सम्मेलन। तो जो 1944 में सम्मेलन हुआ, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्त हो रहा था। और ऐसे में हमने क्या कहा था कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारे के सारे युद्ध में तबाह हो चुके थे। तो विजित राष्ट्रों का क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन को कहा जाता है ब्रिटेन वुड समझौता। तो इस ब्रिटेन वुड समझौते से ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ निकले। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। ब्रिटेन वुड की जुड़वा बहन, ट्विंस, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब ये ब्रिटेन वुड है कहां? ये एक जगह है, न्यू हैम्पशायर शहर है। इसकी जगह क्या है? एक डीसी। अब ध्यान रखेगा, जुड़वा बहन है, ब्रिटेन वुड क्या करे हैं, समझौता था। और न्यू हैम्पशायर एक यूएस का क्या है, शहर है। वहां एक जगह आती है डीसी। तो उस डीसी में क्या है, इन दोनों ही संगठन का, वर्ल्ड बैंक को हो चाहे आपका आईएमएफ, इन दोनों का ही क्या है, वहां मुख्यालय है। क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपका दोनों का कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो इस चीज को ध्यान रखेगा। अब इनकी स्थापना क्यों हुई, कह रहे थे हम, द्वितीय विश्व युद्ध में जो तबाह हो चुके हैं देश, उनके पुनर्गठन के लिए क्या किया गया था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब यहाँ दोनों देख चीजें मैं स्पष्ट कर देता हूं। दोनों क्या है? बहुराष्ट्रीय संगठन है। बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ इसमें क्या दिखती हैं, भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं। जैसे अगर हम बात करें
वर्ल्ड बैंक, और एक तरफ ले लेते हैं क्या, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो नेतृत्व करता है, ध्यान समझिएगा, नेतृत्व जो करता है वो अमेरिकी नागरिक करता है। कौन करता है, अमेरिकी नागरिक। और IMF की बात करें तो ये यूरोपीय नागरिक करता है इसका नेतृत्व, यूरोपीय नागरिक। अब दोनों का अगर आपसे पर्पस पूछा जाएगा, हम अलग अलग भी पढ़ेंगे। हालांकि विश्व बैंक का होता है पर्पस, उद्देश्य जो होता है, ध्यान समझिएगा, उद्देश्य की बात करें तो ये आंतरिक विकास के लिए ऋण देता है। किसके लिए देता है, आंतरिक विकास, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए। और जो ये IMF है ये देता है भुगतान संतुलन के संकट में, या उसको कहते हैं हम बाह्य विकास, बाह्य विकास के लिए। ठीक है, अगर इनमें वर्तमान में सदस्यता पूछी जाए तो ध्यान समझिएगा, 191 IMF में कितने हो चुके हैं, 191। ये लास्ट टाइम पूछा गया था, देखो मैंने करंट अफेयर में भी कराया था। तो IMF में सदस्य कितने हैं, 191 है। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि पहले जो सदस्यता है वो IMF की ली जाती है, और जैसे ही आपको जो है IMF की सदस्यता मिलेगी तो विश्व बैंक के आप क्या हो जाते हैं, स्वतः ही मेंबर बन जाते हैं। यानी पहले विश्व बैंक की सदस्यता नहीं मिलेगी, सदस्यता किसकी मिलेगी, पहले IMF की मिलेगी। IMF के अगर आप जो है सदस्य बन चुके हैं तो वर्ल्ड बैंक के सदस्य आप क्या होंगे, ऑटोमेटिक बन जाएंगे, जिसने भी सदस्यता ली। अब जो लास्ट सदस्य था 191 है, यह है लिंक टेस्टिस्टीन करके देश आता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो लास्ट मेंबर कौन बना 191वां, लिंक टेस्टिस्टीन। अब लिंक टेस्टिस्टीन पश्चिमी यूरोप में है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये आता है आपका स्विट्जरलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आता है। तो ये चीज आपकी स्पष्ट होगी जो है। अब हम सीधे सीधे से वर्ल्ड बैंक में आते हैं, ये तो इनकी कॉमन विशेषताएं थी। अब है विश्व बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो कह रहे हैं हम, हेडक्वार्टर, मुख्यालय वो कहां था आपका, वाशिंगटन DC में। अब 1944 में ये विश्व बैंक, तो इसका प्रचलित नाम था, यहां पर था IBRD। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था इसका, IBRD। IBRD का मतलब क्या कहा हमने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब रिकंस्ट्रक्शन शब्द आ रहा है, देखो ध्यान समझेगा, रिकंस्ट्रक्शन किसका रिकंस्ट्रक्शन भाई, वही यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं जो ध्वस्त हुई थी, तो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को जीवित करने के लिए IBRD की क्या की गई, स्थापना की गई। जब IBRD अपने पर्पज में जो है क्या हुआ, सफल हुआ, तो उसके बाद एक संगठन और लाया गया, देखो अब IDA, ये 1960 में आया, और 1944 में जो स्थापना हुई वो किसकी हुई, आपकी IBRD। तो IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कहा जाता है। अब जब इसका एक अन्य अंग बनाया गया तो इन दोनों को नाम दिया जाता है सम्मिलित रूप से विश्व बैंक का। अब क्या नाम दिया जाता है, विश्व बैंक नाम किसको दिया जाता है, इन दोनों को। अगर आपसे विश्व बैंक पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से हैं, तो IBRD प्लस IDA। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक मध्यम आय वाले को ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान, और दूसरा अल्प विकासशील देशों को, अल्प विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। IDA तो अल्प विकास, और IBRD जो होगा वो क्या होगा, मध्यम आय वाले देशों को क्या करता है, ये ऋण प्रदान करता है। यहां ब्याज की दर हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट रेट जो है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां ब्याज की दर बाजारी दर से कम होती है, बाजारी दर से कम होती है। इसका मतलब है यहां 0% पे भी दिया जा सकता है। और यहां जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर ये होती है मार्केट रेट पर, बाजारी दर पर, बाजारी दर पर। ठीक है, अब दोनों का पर्पज एक ही है। पर्पस का मतलब क्या है, आंतरिक विकास, आंतरिक विकास। अब आंतरिक विकास को आप समझ नहीं पा रहे होंगे। आंतरिक विकास का मतलब हुआ जैसे आपको सड़क बनानी है, ठीक है, बांध बनाने हैं,
सौर ऊर्जा पर काम करना है, या इंडस्ट्री लगानी है, औद्योगिक विकास करना है, औद्योगिक विकास, या आपको आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके डेवलपमेंट के लिए आपको ऋण की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये चीज कौन उपलब्ध कराएगा? आपका IBRD या आपका IDA। अगर आप लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में हैं तो IDA के तहत ऋण मिलेगा, अगर आप जो है मध्यम आय वाले हैं तो आपको किससे मिलेगा? IBRD से मिलेगा। जब ये कार्य हमने क्या कहा 1960 तक IBRD ने कर लिया था, यूरोपीय इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनः उसी स्थिति में आ गए थे, तो अब इसके जगह एक और लाया गया। क्या लाया गया? IDA। अब यहां से इसको नाम दिया गया क्या? विश्व बैंक। यानी सभी को क्या करेगा? ऋण उपलब्ध कराएगा। ऋण क्या देगा? आंतरिक विकास के लिए, एक लीस्ट डेवलपिंग, एक मध्यम आय वालों को। ठीक है। अब इसी के साथ साथ 3 अन्य संगठन आए। एक आया आपका IFC। क्या है? आप IFC का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका मतलब होता है ये सदस्य देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देता है। क्या करता है? निजी निवेश को बढ़ावा, यानी जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना है उसको जो है प्रोत्साहन देगा। क्या? IFC। फिर दूसरा हमने क्या कहा? इसके बाद होता है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हुई। ये क्या करता है? जो निजी निवेश हुआ था इसकी क्या करता है? ये गारंटी लेता है। क्या लेता है? गारंटी लेता है। इसका मतलब है ये इंश्योरेंस टाइप का हो गया कि भैया किसने निजी निवेश कर रखा है और उस देश की सरकार ने उसका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसे में तो निजी निवेश डूब जाएगा। तो उस निजी निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन गारंटी लेगा? MIGA लेगा। कौन लेगा इसकी गारंटी? MIGA। फिर होता है ICSID। अब ICSID क्या होता है? देखिएगा, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। का मतलब क्या है? अगर ये निवेश से रिलेटेड कोई विवाद हुआ था तो विवाद का निपटारा कौन करता है? विवाद का निपटारा ये करता है आपका ICSID। अब ये जो 5 के 5 हुए, ध्यान समझेगा, ये 5 के 5 क्या है? ये 5 के 5 मेंबर्स ओ टोटल जोड़ दीजिए, तो इसको कहते हैं विश्व बैंक समूह। क्या कहा जाता है? विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप पूछेगा तो 5 के 5 इंक्लूडेड है। ठीक है। अगर ओनली विश्व बैंक कहेगा तो विश्व बैंक में सिर्फ जो है आपके 2 आते हैं, वो है आपका IBRD और दूसरा है IDA, बस। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भैया विश्व बैंक का अर्थ क्या है? विश्व बैंक का अर्थ है IBRD प्लस IDA, और ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप में 5 के 5 मेंबर शामिल हो जाते हैं। क्लियर? तो वर्ल्ड बैंक आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब आ जाओ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका भी हमने क्या कहा? इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, एक वर्ष बाद की गई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा मुख्यालय सेम जगह ही है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? 191 है। जो लेटेस्ट बताया था अभी हमने क्या कहा था? लिंक टेस्टिंग। ये इसका क्या है? अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसका जो सर्वोच्च निकाय होता है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च निकाय, ये जो कहलाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर। क्या कहलाती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर कहलाती है। क्या कहलाती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं सदस्य देश के वित्त मंत्री। क्या होते हैं? सदस्य देश के वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और वैकल्पिक के रूप में जाएंगे आपके केंद्रीय बैंक के, केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, यानी वैकल्पिक होते हैं। यानी मेन गवर्नर कौन हुआ इसमें? वो होता है सदस्य देश का वित्त मंत्री। अब एक टर्म आता है IMF, समतामूलक संगठन नहीं है।
अब यहाँ समतामूलक शब्द आ रहा है। समतामूलक का मतलब क्या हो, एक देश एक वोट का अधिकार नहीं है। यहाँ क्या है, एक देश डिफरेंस वोट है। ध्यान समझेगा, एक देश एक वोट नहीं है, यहाँ एक देश डिफरेंस वोट है। तो इसका मतलब क्या है, समतामूलक होता तो यानी एक देश एक वोट होता। अब यहाँ आ क्या रहा है, भारांश जो है अलग अलग दिया गया है। अब यहाँ देखेगा, इस समतामूलक संकट का मतलब IMF में किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए अगर आपको कोई निर्णय जो है यहाँ लेना है या मतदान करना है, तो उस निर्णय को पारित करने के लिए इसके पक्ष में जो है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 85% वोटिंग बाहर आ जाना चाहिए। और दूसरा हमने क्या कहा कि इस 85 का 114 देशों का क्या होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए। 114 देश मिनिमम हो जाए और उनका भारांश कितना हो जाए, 85% हो जाए, तो किसी भी निर्णय को क्या किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। लेकिन ये मामला बड़ा टेढ़ा फंस जाता है। अब टेढ़ा फंसता कैसे है, इसको देखोगे तो इसमें यूएसए का जो वोटिंग राइट है वह है 17.44। यूएस का अकेला ही कितना वोट है इसमें, 17.44। अगर भारत की बात करें तो भारत का है 2.76%। अब देखो 191 सदस्य हैं, कह रहे हैं 191 सदस्यों में से, इस चीज को ध्यान रख ले कि 190 सदस्य एक तरफ हो जाए और यूएसए एक तरफ हो जाए तो वो अकेला ही IMF में किसी निर्णय को खारिज कर सकता है, क्योंकि बिना इसके 85% नहीं हो सकता है। अब देखो हमने क्या कहा, सदस्य कितने हैं, 191 है। अब 190 सदस्य एक तरफ हो जाइए, कितना वोटिंग लिया होगा आप देखो, 17.44 तो यही लिया हुआ है। अब 17.44 का मतलब समझ रहे हैं कि 83 तो हो पाएगा, 83 भी नहीं हो रहा है, 82 पॉइंट कुछ ये हो रहा है। अब 82 में आप जो है किसी भी निर्णय को पारित नहीं कर सकते। अगर वो चाहेगा तो वो किसी भी निर्णय को क्या करवा सकता है, पारित करवा सकता है। तो इस चीज को जो है विशेषतर ध्यान रखेगा, यानी IMF क्या है, समतामूलक संगठन नहीं है। तो यानी IMF में यूएस क्या है, अकेले ही किसी निर्णय को क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। आई बात समझ में। अब देखो यहां IMF का जो उद्देश्य होता है, देखो एक तो हमने बताया था बाह्य विकास के लिए क्या करता है, ऋण देता है, बाह्य विकास के लिए ऋण। यहां बाह्य विकास का मतलब होता है जब एक देश भुगतान संतुलन के संकट में होता है। किसमें होता है, भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति में ये क्या करता है, सदस्य देश को मदद देता है। और जो मदद देगा वो क्या होता है, ऋण के रूप में होता है। और उस पर ये क्या करता है, शर्तें भी लगाता है, भाई कि ऐसी ऐसी शर्तें हैं, अर्थव्यवस्था को खोलिए। इन्हीं के दबाव के कारण देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला भी गया था। करे थे पीसीएस में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को IMF के दबाव के कारण खोला गया। हमने क्या कहा, शोषण का जरिया है। अभी आपको शोषण में नहीं जाना है, जो आपके वीडियो में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको डायरेक्ट जो है यहाँ से लिंक कर लीजिए। लेकिन जैसे ही पीसीएस की क्लास होगी तो हम शोषण का जरिया भी खोलेंगे कि भाई IMF कैसे शोषण कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कैसे शोषण कर रहा है। तो ध्यान रखिए। अब इसमें देखिएगा जो IMF की अपनी करेंसी है, जो ये ऋण दे रहा है, करे हैं ऋण के लिए क्या करता है, अपनी करेंसी का प्रयोग करता है। उस करेंसी का नाम है SDR। क्या है, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहा जाता है। इसकी अपनी करेंसी कौन सी है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, या इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इस SDR का जो विनिमय दर होता है ना, ये भी पूछा गया है प्रश्न, विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट। इसके लिए क्या कर रखा है इसने, हार्ड करेंसी घोषित कर रखी है, बास्केट बना रखी है। तो उस IMF की बास्केट में पूछता है कि कौन कौन सी मुद्रा है, तो US डॉलर, क्या है, US डॉलर, यूरो, येन, ध्यान रखिएगा इन्हीं चीजों को ध्यान रखिएगा, अपने तरफ से कोई भी ऐड मत करना। यूरो, येन, पाउंड और युआन। युआन क्या है, ये चीन की करेंसी को डाला था। एक बार हमने आपको पढ़ाया होगा जब इन्फ्लेशन पढ़ रहे थे, तो मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो चीन जो है बार बार अपने मुद्रा का क्या करता था, अवमूल्यन करता था, यानी जानबूझ के अपनी करेंसी को क्या करता था, सस्ता करता था, ताकि वो क्या करे, निर्यात को बढ़ाए। तो IMF ने क्या करा, इसको अपनी उसमें डाल दिया, बास्केट में डाल दिया। तो अब जो है चाइना जो है आपका डिवैल्यूएशन नहीं कर पाता। अगर ये डिवैल्यूएशन यहीं से ही ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी। अब मीन्स में आता है ना प्रश्न कि व्यापार युद्ध से
क्या समझते हैं? तो 2016 में क्या किया, जब से अक्टूबर 2016 में इस एसडीआर ना आईएमएफ की हार्ड करेंसी में किसको रख दिया गया? युआन को रखा। तो ऐसे में चाइना का निर्यात प्रवाहित शुरू हुआ। तो यहीं से शुरू होती है क्या? ट्रेड वॉर की शुरुआत भी यहीं से शुरू हुई थी। कहां से? इधर से। फिर कोरोना का खेल शुरू हुआ था, तो बात करेंगे कभी, है ना। फिलहाल अभी आपका सिलेबस को जो है निपटा लें, फिर बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, आईएमएफ की जो हार्ड करेंसी है विनिमय दर, वो किस पर बेस्ड होता है? यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन पर होता है। और आईएमएफ का उद्देश्य क्या अगर है? ये भुगतान संतुलन के संकट में आपको क्या करता है? ऋण देता है, ताकि आप ट्रेड को सुचारू रूप से कर सकें। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो स्पष्ट कीजिए, फिर डब्ल्यूटीओ को देखते हैं। अब आ जाओ डब्ल्यूटीओ। पहले साथ साथ ही पढ़ लेते हैं हम गेट और डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो की गई थी, इसकी बात करें तो 1 जनवरी 1995 को गैट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। और गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। अब ये जो गैट था, ये 1947 में इस पे क्या हुए? हस्ताक्षर हुए, साइन किए गए। और ये 1948 से क्या हुआ? प्रभावी हुआ। साइन कब हुए? एक समझौता था, ध्यान रखिएगा, गैट क्या था? एक समझौता। तो उस पर साइन किए गए 1947 में, और 1948 से प्रभावी हुआ। अब यहां ध्यान रखिएगा, भारत, ये पूछता है एक ना, भारत गैट एवं डब्ल्यूटीओ दोनों का ही क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा है। क्या रहा है? संस्थापक सदस्य। संस्थापक का मतलब फाउंडर, मेंबर रहा है। अब ये गैट को लाया क्यों गया था, इसको समझो। गैट को लाया गया था वस्तुओं के व्यापार के लिए नियम प्रतिपादित करने के लिए। अब यहां ध्यान समझिएगा, यहां क्या लिखा है? ओनली। देखो ये सेवाएं लिख देता है तो वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। यहां सर्विसेज नहीं है, यहां ओनली क्या है? वस्तुओं के व्यापार के लिए नियम बनाना। क्योंकि उस समय जो है विनिर्माण की जो गतिविधियां थी, वो जो है कौन करता था? आपका ये जो विकसित देश आप कहे जा रहे हैं, उस समय ये विकसित थे। ये जो है क्या करते थे? विनिर्माण करते थे, सारी चीजें इनके पास ही थी। तो इनको वस्तुओं का ट्रेड करना था, तो ट्रेड के लिए इनको एक संगठन की आवश्यकता थी। तो वो संगठन इनने क्या करा? उस समय गैट की स्थापना की। अब जैसे जैसे जो है विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, ध्यान समझिएगा अगला पॉइंट, जैसे जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हुई, तो ऐसे में इन देशों में विनिर्माण की प्रक्रिया क्या हुई? महंगी होती चली गई। अब पुनः एक बार थोड़ा सा जान लो भैया। अब ये देश क्या है? जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, तो ये सैचुरेटेड स्टेट में जा रहे हैं। अब जो है ये जो है जब सैचुरेटेड स्टेट में होंगे, तो इनके यहाँ तो सारी वस्तुओं की जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। फ्रिज, टीवी, घर, बंगला सब है इनके पास, ठीक है। तो अब ये विनिर्माण करें तो किसके लिए करें? जनसंख्या इनके पास जितनी थी वो सैचुरेटेड हो चुकी। अब विनिर्माण ये अगर अपने यहाँ करते हैं, तो भाई अब जो मैं सैचुरेटेड स्टेट में आ चुका हूं, तो मैं सैलरी ज्यादा मांगूंगा। और जब सैलरी ज्यादा मांगूंगा, तो कंपनी क्या करेगी? भाई कंपनी क्या करेगी? वस्तुओं के रेट को बढ़ा देगी,
तभी तो सैलरी ज्यादा दे पाएगी। कम रेट में तो सैलरी ज्यादा हो नहीं सकती है। सैलरी बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे वस्तुओं के। तो अब वहां क्या हो रहा है, विनिर्माण महंगा हो रहा है। तो ऐसे में अब ये विनिर्माण इनके लिए जो है, अब अपने यहाँ उत्पादन करें, एक चीज तो ये था, उत्पादन करें भाई, दूसरे देश में क्या करें, इसको निर्यात करें। अब पहले तो यही वस्तु क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है, फिर इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, यहाँ भेजोगे, फिर इस देश का जो है आपने पढ़ा था सीमा शुल्क, अब वो सीमा शुल्क इंपोज कर देगा, तो वस्तु क्या हो जा रही है, बहुत ज्यादा महंगी हो जा रही है। तो इनके लिए अब ये गेट जो है उतना लाभदायक नहीं रहा, क्योंकि विनिर्माण का पलायन होना था विकासशील देशों में, इनको जाना था कहां की तरफ को, सेवा की तरफ को, सर्विस की सेक्टर, विनिर्माण का पलायन इधर करना था। अब इस गेट में देखो कि इसमें तो लिखा हुआ है सिर्फ वस्तुओं का व्यापार, सेवाएं तो इसमें शामिल है नहीं, तो इनके लिए गेट अब उतना लाभकारी नहीं रहा। तो इसी को प्रतिस्थापित करते हुए देखो अब क्या लाए, ये 1995 में क्या लिया है, अब WTO को लिया है। क्या लिया है अब, WTO को, ध्यान रखिएगा। तो गेट का लेना देना ये था। अब आ गया आपका WTO, यानी कब, 1995। अब WTO का उद्देश्य क्या है, ध्यान समझेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए नियम बनाना, के लिए नियम बनाना। अब ये क्या करेगा, वस्तुओं एवं सेवाओं, यानी यहां क्या होगी हैं, गुड्स एवं सर्विसेज, दोनों के लिए ही क्या करेगा, ये नियम प्रतिपादित करेगा। अब जो है एक ध्यान रखेगा इसमें, गेट का जो अंतिम, यहां लिख देता हूं, गेट का जो अंतिम सम्मेलन था, अंतिम सम्मेलन ये था उरुग्वे में। कहां था, उरुग्वे। उरुग्वे में इसके जो अंतिम डायरेक्टर थे गेट के, वो थे डंकन साहब। कौन थे, डंकन प्रस्ताव भी कहा जाता है इसको। उरुग्वे में डंकन प्रस्ताव क्या किया गया, पारित किया गया, यानी इन्हें क्या किया, यहाँ स्थूल चित्र बनाया। स्थूल चित्र का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। किसका ब्लूप्रिंट, अगर आपसे पूछेगा कि WTO का ब्लूप्रिंट किसने रेडी किया, तो WTO का ब्लूप्रिंट वो डंकन ने रेडी किया था। डंकन कौन थे, गेट के अंतिम डायरेक्टर जनरल थे। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ, उरुग्वे सम्मेलन में। तो क्या हुआ, इसका स्थूल चित्र बनाया गया। और मराकेश समझौता, अगला क्या होता है, मराकेश समझौते के अंतर्गत, समझौते के अंतर्गत WTO की स्थापना कर दी। कब, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में क्या हो गया, WTO बन गया। कार्य क्या होगा इसका, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए क्या बनाना है, नियम प्रतिपादित करना, इसका क्या रहता है, मुख्य कार्य रहता है। अब इसका मुख्यालय पूछेगा तो ये जिनेवा में है। मुख्यालय कहाँ है इसका, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसमें ये पूछा जाता है वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं। वर्तमान में सदस्य जो हैं, फाउंडर ना, ये मेंबर जो हैं वो हैं 166। अब कुछ लोग 164 लगाएंगे, नहीं, 164 जो है पहले तक थे। इस समय था अफगानिस्तान लास्ट सदस्य, और जब इसका 13वां कॉन्फ्रेंस हुआ, ये 2 वर्षों में होता है इसका सम्मेलन, तो 13वां कॉन्फ्रेंस आबू धाबी में हुआ। तो इसमें जो है 2 देश जुड़े, वो थे आपके जो लेटेस्ट देश हैं, तिमोर लीचे और कोमोरोस। दूसरा देश कौन सा है, कोमोरोस। ये इसके क्या हैं, लेटेस्ट मेंबर हैं। कौन से, वर्तमान सदस्य इसके कितने हैं, 166। कौन कौन से, तिमोर लीचे और कोमोरोस इसके क्या है, वर्तमान, यानी वर्तमान क्या है, लेटेस्ट सदस्य इसके क्या हुए, 2 ये नए इसको जोड़े गए थे। कौन से, 13वें सम्मेलन में। कहा हुआ था ये, आबू धाबी में। तो इतने प्रश्न आपके क्या होते हैं, WTO से भी क्या होते हैं, राइजेस होते हैं। अब WTO में ही एक चीज और बता देता हूं, सम्मेलन में आपसे जो है दोहा सम्मेलन, बाली सम्मेलन या नैरोबी सम्मेलन, ये PCS में पूछे जाते हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं। प्रीलिम्स में जो कहानी है इतना ही है, WTO का मेन सदस्य वगैरह और क्या कार्य करता है ये चीज। और एक चीज यहाँ ये पूछी जा सकती है, उसको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, लास्ट टॉपिक है इसका, यह है ट्रिप्स। अब क्या आ रहा है आपका, ट्रिप्स कानून। इसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या कहा जाता है, ट्रिप्स कानून। क्या कह रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। अब देखो, निवेश एवं व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ WTO क्या करता है
कि बौद्धिक संपदाओं को भी क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। क्या कह रहे हैं, बौद्धिक संपदाओं को भी क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करता है। बौद्धिक संपदाएं का मतलब क्या हुआ, जो मानव मस्तिष्क की उपज है और क्या है, जो इनोवेटिव है, नवाचारी है, और जिनका क्या है, वाणिज्यिक यूटिलिटी है, वाणिज्यिक उपयोग क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे खोजों को भी क्या करता है, डब्ल्यूटीओ क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और वो जो संरक्षण प्रदान किए जाते हैं वो किसके तहत किए जाते हैं, ट्रिप्स कानून के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब ट्रिप्स कानून के तहत कौन कौन से नॉर्म्स आते हैं, तो पहला ये होता है पेटेंट, दूसरा होता है ट्रेडमार्क, और तीसरा होता है कॉपीराइट, और चौथा होता है आपका जीआई, जिसको आप भौगोलिक सूचकांक कहते हैं, भौगोलिक सूचकांक, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये क्या करता है, चार चीजों को संरक्षण प्रदान करता है। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी आविष्कार के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, आविष्कार, यानी कोई डिस्कवरी कर दी, जैसे आपने क्या कर दी, दवा बना दी, रसायन बना दिया, या वैक्सीन बना दी, ठीक है। अगर ऐसे कोई आविष्कार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। अब पूछेगा कि भाई पेटेंट कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष। फिर इसको जो है आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेंगे तो आगे इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पेटेंट किसके लिए, आविष्कार के लिए। तो इसका मतलब हुआ, जैसे मैंने कोई चीज खोज दी तो मेरे को अधिकार है उसको मैं किस रेट में बेचूं, किस कंपनी से उसका उत्पादन कराऊं, वो अधिकार मेरा होगा। दूसरा उसको मेरे बिना परमिशन से उसको नहीं बेच सकता, इसको कहते हैं पेटेंट। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। क्या लिखा है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है लोगो। लोगो का मतलब है चिन्ह। ये किसी कंपनी को प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपनी। चिन्ह आवंटित होता है, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल होंगे तो उसमें जो है कुछ लोगो होगा, तो उस लोगो को वही यूज कर सकता है जिसको आवंटन किया गया है, ठीक है। जैसे हमारा इसमें अभी लगा नहीं है, इसको लगाएंगे किस दिन। तो जैसे उत्तराखंड स्टडी हब का एक लोगो होगा, तो उस लोगो को वही यूज कर सकता है जिसको आवंटन किया जा सकता है। तो ये लोगो जो दिया जाता है, ट्रेडमार्क, ये दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए। और 10 वर्ष के बाद इसको क्या करा सकते हैं, बार बार रिन्यूअल करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कंपनी बंद हो जाए तो फिर वो दूसरे को आवंटन कर देंगे। अगर आपको कंटिन्यूस रखना है तो उसको क्या कर लेंगे, रिन्यूअल करा सकते हैं। अब है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मुद्दा आजकल आपने देखा होगा, ये किसी लेखनी, प्रकाशनी, गीत या संगीत ये आप बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसमें कॉपीराइट मिलता है, यानी आपका अधिकार होगा, आपके बिना उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। तो ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है आजीवन। कब तक दिया जाता है, आजीवन दिया जाता है। और इसके मृत्यु के प्रति आश्रित जो लोग होते हैं, आश्रित का मतलब क्या है, जो नॉमिनीज होते हैं, तो नॉमिनीज को 60 वर्ष दिया जाता है। जैसे कोई मैंने पुस्तक लिख दी, तो जब तक मैं नहीं मर रहा हूं तो तब तक मेरा जो है उसका अधिकार हुआ, मैं अपने उससे बेचूंगा, जिससे चाहूं जिस प्रकाशन से वो बेचेगा, मेरे परमिशन से बेचेगा, यानी अपने मन से वो छाप के उसको नहीं बेच सकता है। उसके बाद जो मेरा जो नॉमिनीज मैंने जो नॉमिनेट कर रखा होगा, या मेरा जो वंशज में जो भी होंगे, जिसको भी चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, मैं उसको नॉमिनेट कर लूं तो उसको भी ये क्या होगा, 60 वर्ष तक दिया जाएगा। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, यानी जब तक वो जीवित है तब तक तो उसको पूर्ण अधिकार है। उसके बाद मरने के बाद भी उसके आश्रित को कितना दिया जाता है, 60 वर्ष। अब ये जीआई भौगोलिक सूचकांक क्या है, भौगोलिक सूचकांक ये विशिष्ट खूबी के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, विशिष्ट खूबी। और ये विशिष्ट खूबी किसी आविष्कार के कारण नहीं होनी चाहिए, ये किसके कारण होनी चाहिए, जलवायु के कारण हो, क्लाइमेट, या कोई स्थानीय कारीगर है उसके कारण हो, या हो सकता है मिट्टी में ऐसे गुण हैं कि वो उसी मिट्टी में हो सकती है। तो ऐसे वस्तुओं पर पेटेंट ना छापते हुए जीआई मार्क क्या किया जाता है, मुद्रित किया जाता है। तो जीआई प्राप्त करने वाला पहला जो भारत का है वह है दार्जिलिंग की चाय है। क्या है, दार्जिलिंग की चाय।
2004 में सबसे पहले इसको दिया गया। फिर ऐसे करके बहुत हो गए हैं, अब ये अनलिमिटेड हो गए हैं। आप उत्तराखंड वाले ध्यान रखिएगा तो आपका बन जाएगा। फिर जैसे बासमती चावल, तिरुपति लड्डू, कुछ फेमस लिख दे रहा हूं, तिरुपति लड्डू उस समय दिए गए थे। बनारसी साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, अब तो इसकी लिस्ट जो हमने क्या कहा, हजारों में पहुंच चुकी है, तो हजारों नहीं रखना है आपको, मुख्य याद रखेगा। पहला किसको मिला, तो दार्जिलिंग की चाय को मिला। और उत्तराखंड के जो 18 उत्पाद हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, तो इससे आपकी बात बन जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां तक थे आपका क्या, ये आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इकोनॉमी में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो कोर इकोनॉमी वाला पोर्शन था, तो कोर इकोनॉमी भी आपका ग्रुप सी के हिसाब से क्या हो चुका है, कंप्लीट। जितने भी प्रश्न आएंगे 5-7 वो आपके इस एग्जाम में कवर इन्हीं से हो जाएंगे। अब एक चीज और कर लेंगे हम, वो जो है दोनों का ही कंबाइंड रहता है। तो 5 ईयर प्लान एक बार हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। तो फिर आपका जो है इकोनॉमी वाला पोर्शन भी निपट जाएगा, फिर उसकी जगह अन्य सब्जेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो कल लास्ट कर देंगे क्या, 5 ईयर प्लान। तो कल कर देते हैं डिस्कस पंचवर्षीय योजनाओं को। तो कल मिलते हैं, आज इतना ही रखेंगे, कल 5 ईयर प्लान में डिस्कस। थैंक यू।